बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ फ़खर अब्बास। हमने फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 शुरू किया हुआ था, जिसका पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे फिज़िकल क्वांटिटीज़ कि ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। मैं आपसे कहता हूँ कि कल मेरे मोहल्ले में एक लड़ाई हुई, तो काफ़ी सारे लड़के लड़ रहे थे आपस में। एक लड़का था जो कि बहुत ही बहादुरी से लड़ रहा था। आप मुझसे पूछेंगे कितनी बहादुरी से, मैं कहूँगा बहुत ही बहादुरी से। फिर आप मुझसे पूछेंगे कि कितनी बहादुरी से, फिर मैं आपको जवाब दूंगा कि ये एक ऐसी क्वांटिटी है बहादुरी जिसको हम सिर्फ इमेजिन ही कर सकते हैं, किसी भी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए मेजर नहीं कर सकते। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर नहीं कर सकते उनको हम फिजिक्स में डिस्कस नहीं करते। तो कैसी क्वांटिटीज़ को हम डिस्कस करते हैं? वो क्वांटिटीज़ जिनको हम फिजिक्स में डिस्कस करते हैं वो क्वांटिटीज़ कहलाती हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। जो कि क्वांटिटीज़ मेजरेबल हो उन्हें हम फिजिक्स में डिस्कस करते हैं, और जो क्वांटिटीज़ मेजरेबल हों उन्हें हम फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। यानी कि आर मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर फिजिकल क्वांटिटीज़। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अब इन फिजिकल क्वांटिटीज की मजीद दो ब्रांचेस हैं, एक बेस क्वांटिटीज, सेकंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। पहले हम बेस क्वांटिटी डिस्कस करते हैं, फिर उसी से हम डिराइव्ड क्वांटिटी निकालेंगे। समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई चीज़ इतनी सिंपल होती है कि हम उसको डिफाइन भी नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स ले लें आप। मैं आपको कहता हूं कि आप ए को डिफाइन करें, बी को डिफाइन करें, सी को डिफाइन करें। आप बेसिक है, कोई भी हमने वर्ड बनाना हो तो हम इनको जोड़ते हैं, यानी कि ये बेसिस हैं, बेस हैं, बेसिक्स हैं। इनको हम जोड़ते हैं तो हम एक नया लफ्ज़ बना लेते हैं, जैसे कि एप्पल है। अब वो जो नया लफ्ज़ बनता है इन अल्फ़ाबेट्स को जोड़कर, उसे हम डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। यानी कि वो इन अल्फ़ाबेट से डिराइव हुआ है, इन अल्फ़ाबेट्स को जोड़कर बना है, यानी कि एप्पल। एप्पल अब खुद कोई बेस नहीं है, वो मुख्तलिफ अल्फ़ाबेट से बना है, यानी कि जो लफ्ज़ है वो मुख्तलिफ अल्फ़ाबेट से बना है, तब वो एक क्वांटिटी बना है। यानी कि APPLE ये अब क्या है, ये बेसिक्स हैं, और इनसे जो इनको मिला के जो क्वांटिटी बनी है वो है डिराइव्ड क्वांटिटी, वो है एप्पल। अब आपको पता चल चुका होगा कि बेस क्या है और डिराइव्ड क्या है। अब एप्पल, मैंगो या बनाना, ये हम फिजिक्स में नहीं पढ़ते। फिजिक्स में हम पढ़ते हैं लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, फोर्स, मोमेंटम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ग्रेविटी एक्सेलरेशन, टॉर्क, प्रेशर, पावर। इस तरह की जो क्वांटिटीज होती हैं हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। अब आपको मैं मिसाल देता हूँ फिजिक्स में जो हम पढ़ते हैं क्वांटिटीज की, जैसे कि लेंथ। मैं आपको कहता हूँ लेंथ को डिफाइन करें। आप कहेंगे इट इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी कि 2 पॉइंट्स के दरमियान के फासले को हम लेंथ कहते हैं। अब फासला क्या है? फासला भी डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम लेंथ ही कहते हैं। यानी कि अब लेंथ को हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम डिफाइन नहीं कर सकते, यानी कि द क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी मेजर्ड या विच कैन नॉट बी डिफाइंड, which can not be defined in terms of other physical quantities, उन्हें हम बेस क्वांटिटीज कहते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। The quantities which cannot be defined in terms of
other physical quantities. ऐसी क्वांटिटीज जो कि हम किसी भी दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज की टर्म्स में डिफाइन नहीं कर सकते, जैसे कि लेंथ, जैसे कि मैस, जैसे कि टेम्परेचर, जैसे कि टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि मोल, जैसे कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। अब ये ऐसी क्वांटिटीज हैं जो हम किसी भी दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज की टर्म्स में डिफाइन नहीं कर सकते, यानी कि ये बेसिक हैं, ये बेस क्वांटिटीज हैं। इनको मल्टीप्लाई कर या इनको आपस में मल्टीप्लाई कर या डिवाइड कर हम कोई नई क्वांटिटी बना सकते हैं, और वो नई क्वांटिटी डिराइव्ड क्वांटिटी कहलाती है। अब मैं उसको डिस्कस करता हूं। अब the quantities which cannot be measured in terms of other physical quantities called base quantities। अब ये कैन नॉट को हटा दें तो कैन the quantities which can be measured in terms of other physical quantities, जो कि हम other physical quantities की टर्म्स में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर स्पीड v is equal to d over t, यानी कि डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम इंटरवल ऑफ टाइम। अब डिस्टेंस क्या है? दैट इज लेंथ। टाइम आल्सो बेस क्वांटिटीज है। अब ये दोनों क्या है? बेस क्वांटिटी। अब ये दोनों है बेस क्वांटिटीज। अब एक बेस को दूसरी बेस से हमने डिवाइड किया है तो हमें एक नई क्वांटिटी मिल गई है, दैट इज स्पीड। तो ये क्या है? ये डिराइव्ड क्वांटिटी है। डिराइव्ड क्वांटिटीज जो होती हैं ये अनलिमिटेड होती हैं, इनके कोई खास तादाद नहीं होती, यानी कि लामहदूद होती हैं। हर आए रोज ये नई क्वांटिटीज डिराइव हो रही हैं, इन्वेंट हो रही हैं। लेकिन जो बेस क्वांटिटीज होती हैं वो होती हैं 7, जो कि पहले मैंने आपके सामने लिखी। उस वक्त मुझे आपको बताना याद नहीं रहा, लेकिन जो मैंने 7 क्वांटिटीज लिखी थी बस वही बेस क्वांटिटीज हैं। लेंथ, मैस, टाइम, करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और टेम्परेचर, ये 7 हैं बेस क्वांटिटीज। और जो होती है ना डिराइव्ड क्वांटिटीज वो अनलिमिटेड है। कुछ जो है मैं आपके सामने लिख देता हूं, लेकिन है अनलिमिटेड। जैसे कि ये स्पीड हो गई, एक तो स्पीड है, स्पीड, सेकंड फोर्स कर लें आप, फिर आप कर लें टॉर्क, एक्सेलरेशन कर लें, प्रेशर, पावर, वर्क और बहुत सारी। ये कुछ मैंने आगे कि हम इन क्वांटिटीज को मेजर कैसे करते हैं, मेजरमेंट ऑफ बेस क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए 2 स्टेप्स हैं। इट इन्वॉल्व्स 2 स्टेप्स। वो कौन कौन से हैं? एक तो है चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड, मयार का इंतखाब, दूसरा प्रोसीजर फॉर कंपेयरिंग।
चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड को जब आपने उसका इंतखाब करना है ना, तो उसमें आपने दो चीज़ें याद रखनी है। एक तो वो असेसिबल होना चाहिए, हर किसी की पहुंच में होना चाहिए। दूसरा वो इनवेरिएबल होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आप लेते हैं यूरेनियम को मेजर करने के लिए, ठीक है, बेस क्वांटिटीज मेजर करने के लिए लेते हैं। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि हर मुल्क में यूरेनियम हो, ये तो बहुत कम मुल्क हैं जहाँ पर यूरेनियम मौजूद है। लेकिन जब आप लेते हैं लोहा, लोहा हर मुल्क में तकरीबन मौजूद है, तो ये हर किसी की पहुंच में, ठीक है। अब लोहा भी आपने ऐसा लेना है कि जिसकी ये ना हो कि अगर यहाँ पे मैं पाकिस्तान में हूँ तो उसकी कंडीशन कोई और हो, यानी कि उसकी क्वालिटी में कोई और हो, लेकिन जब मैं उसे अमेरिका में लेके जाऊँ तो उसकी क्वालिटी चेंज हो जाए, यानी कि टेम्परेचर का फ़र्क पड़ जाए, और भी जो मतलब कि टेम्परेचर का फ़र्क पड़ जाए, दर्जा हरारत का, और भी जो भी वहाँ पे कोई चेंजेस आती हैं, तो उनकी वजह से उस क्वालिटी में, यानी उसकी क्वालिटी में कोई चेंज आए। ऐसा नहीं होनी चाहिए, वो इनवेरिएबल होना चाहिए, प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होना चाहिए, ना ही उस पर कोई टेम्परेचर हो, ना ही किसी और चीज़ का फ़र्क पड़ना चाहिए। ये है चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड, यानी कि मयार का इंतखाब आपने अच्छा करना है। इन दो चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आपने मयार का इंतखाब करना है। फिर अब मिसाल के तौर पर आपके पास है लोहा 1 किलो। अब इसको मेजर करने के लिए हमें कैसे पता चलेगा कि ये 1 किलो है या नहीं, तो इसके लिए हम दूसरा जो पॉइंट है वो है प्रोसीजर। प्रोसीजर यानी कोई इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जब हम तराजू आप लेंगे, तराजू में आप मेजर करेंगे, तो ये क्या है, ये है प्रोसीजर फॉर कंपेयरिंग। तो इस तरह हम मेजरमेंट ऑफ बेस क्वांटिटीज करते हैं। अब आगे जो है ना कि फिजिकल क्वांटिटीज हमें बताती क्या है, व्हाट अ फिजिकल क्वांटिटीज पोजेस्ड। फिजिकल क्वांटिटीज हमें दो चीजें बताती हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि मैग्नीट्यूड। दूसरा यूनिट। अब ये दो चीजें ऐसी हैं कि अगर इनमें कोई एक चीज भी मौजूद ना हो, या न्यूमेरिकल वैल्यू ना मौजूद हो, या यूनिट ना मौजूद हो, तो हम फिजिकल क्वांटिटी को सही तरह समझ नहीं सकते, किसी दूसरे बंदे को सही तरह समझा नहीं सकते। मिसाल के तौर पर अगर मैं किसी दुकान पे जाता हूँ तो मैं उससे कहता हूँ कि मुझे 6 किलो चीनी, 6 चीनी दे दो, तो क्या वो समझ पाएगा? नहीं। जब तक मैं उसके साथ कोई यूनिट नहीं लगाऊंगा तब तक वो अगला बंदा समझ नहीं सकेगा। अब अगर मैं उसे कहता हूँ कि मुझे किलोग्राम चीनी दे दो, फिर भी वो नहीं समझ सकेगा। लेकिन जब मैं उसे कहूँगा कि 6 किलो चीनी दे दो, तब उसे सही समझ लग जाएगी कि ये 6 किलो चीनी मुझसे लेना चाह रहा है। अब ये दो चीजें जो हैं फिजिकल क्वांटिटी हमें बताती है, ठीक है। अब एक बात और आपने याद रखनी कि यूनिट और मैग्नीट्यूड का जो आपस में ताल्लुक होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का होता है। यानी कि अगर यूनिट बढ़ रहा होगा तो मैग्नीट्यूड कम हो रहा होगा, अगर यूनिट कम हो रहा है तो मैग्नीट्यूड बढ़ रहा होगा। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि एक इंसान जो है, यानी एक शख्स जो है, वो 3 किलोमीटर आज दौड़ा है। मैं इसको अब वो दूसरा बंदा मेरे पास कोई आता है और वो कहता है कि भाई इसको ना मीटर में तब्दील करो। जब मैं मीटर में तब्दील करूंगा देखेंगे अब जो होगा ना मैग्नीट्यूड वो बढ़ जाएगा, लेकिन जो ये होगा ना यूनिट ये छोटा हो जाएगा। तो ये है इनमें आपस का इनका ताल्लुक है। यानी कि अगर हम यूनिट को बढ़ाएंगे मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, मैग्नीट्यूड को बढ़ाएंगे यूनिट कम हो जाएगा। तो इनका जो आपस में ताल्लुक है वो है इनवर्सली प्रोपोर्शन का। अब आगे चलते हैं इनके यूनिट्स, यानी कि जो हमने बेस क्वांटिटीज पढ़ी हैं और जो हमने डिराइव्ड क्वांटिटीज से पढ़ी हैं, इनके यूनिट क्या हैं। चलिए चलते हैं। यूनिट के बारे में आपने 3 बातें याद रखनी है। एक तो ये स्टैंडर्ड होता है, अच्छा होता है, यानी कि दो चीजें इनमें मौजूद होती हैं, एक तो एक्सेसिबल होता है और दूसरा इनवेरिएबल होता है, ये हमें याद रखना है। दूसरा फिक्स होता है, ये नहीं होगा कि चेंज होगा, कि यहाँ पे अगर पाकिस्तान में मीटर 1000 मीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं,
ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं अगर अमेरिका में चला जाऊं यानी कि अभी चला जाऊं तो वहां पर 100 यानी 1 किलोमीटर में 100 मीटर होंगे, वहां पर भी 1000 मीटर ही होंगे 1 किलोमीटर में। दूसरा क्या होगा, तीसरा यानी कि इसका जो है वो है ये डेफिनेट होता है, डेफिनाइट होता है। ठीक, अब पहले ज़मानों में ना ये यूनिट्स नहीं होते थे। ये तो 1960 में पेरिस में कॉन्फ्रेंस हुई जहाँ पर ये ना यूनिट्स फिक्स किए गए कि पूरी दुनिया में अब ये यूनिट्स चलेंगे। पहले यानी कि ब्रिटेन जब होते थे यानी कि ब्रिटिश जो होते थे उनमें यूनिट्स चलते थे इंच, यार्ड और फुट का। ठीक है, उन्हें हम इंपीरियल यूनिट्स भी कहते थे। इंपीरियल यूनिट्स इसलिए कहते क्योंकि वो अंपायर में चलते थे यानी पूरी सल्तनत में चलते थे इंपीरियल यूनिट्स। और उन्हें हम इंग्लिश यूनिट्स भी कहते थे क्योंकि हम जो होते हैं ना ये ब्रिटिश, इनको हम इंग्लिश भी कहते हैं। अब वो यूनिट्स क्या कहते हैं, एक था इंच, यार्ड, फुट। अब इंच क्या होता है, उस वक्त के लोग जो इंच को समझते थे ना वो यही समझते थे कि ये जो इंच होता है ना आपकी उंगली का इतना हिस्सा ये 1 इंच के बराबर है। अब आप मुझे बताएं कि क्या सबका 1 इंच एक जितना ही होगा? अब जो मुझसे जो जिसका कद मेरे से बड़ा है उसका ये इंच बड़ा होगा, जिसका कद छोटा है उसका इंच छोटा होगा। अगर कोई बच्चा अभी पैदा हुआ है तो उसका इंच तो बिल्कुल बहुत छोटा होगा। तो ये स्टैंडर्ड नहीं था, यानी कि इनवेरिएबल था। अब जो यार्ड था, यार्ड क्या होता है, यानी कि आपके शोल्डर पॉइंट से लेके जो होती हैं फिंगर की टिप्स तक, ये एक यार्ड होता है, यानी कि ये एक यार्ड है। अब आप मुझे बताएं कि हर शख्स का एक बराबर होगा? अगर मिसाल के तौर पर अगर ऐसा होता आज के ज़माने में तो मैं ऐसा करता कि अपना कपड़ा बचाने के लिए यानी कि दुकान कपड़े की डाल लेता और मैं उधर एक बच्चे को बिठा देता। अब कोई दुकान जो होते हैं गाहक आते मेरे पास और उसको कहते कि मुझे 3 यार्ड दे दो, 4 यार्ड दे दो, तो उसका तो यार्ड छोटा होगा, कपड़ा बच जाएगा। तो ये एक स्टैंडर्ड नहीं था। ठीक है, इसी तरह फुट जो है ये कि अडल्ट पर्सन का जो एक पाँव होता है वो 1 फुट के बराबर होता है। अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हर इंसान का जो है फुट एक बराबर हो, तो इस वजह से ये स्टैंडर्ड नहीं थे। फिर 1960 में कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें हमने ना फिक्स्ड यूनिट्स रखे कि इंच किसके बराबर होता है, यार्ड किसके, फुट को, इनको तब्दील करके मीटर में हमने तब्दील कर दिया। पहले हम बेस क्वांटिटीज के यूनिट्स करते हैं, फिर हम डिराइव्ड यूनिट्स करते हैं। पहले हम बेस यूनिट्स कर लेते हैं। अब ये बेस यूनिट्स वही होते हैं यानी कि बेस क्वांटिटीज के हम करेंगे द यूनिट्स व्हिच कैन नॉट बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर यूनिट्स। ठीक है, ऐसे यूनिट्स जो हम किसी दूसरे यूनिट्स की टर्म्स में डिफाइन नहीं कर सकते। तो पहले हमने किया था लेंथ। अब लेंथ का क्या होता है, मीटर। उसके बाद मैस जो कि 1960 में कॉन्फ्रेंस थी, ऐसा यूनिट, इसका हमने किलोग्राम लिया। फिर हमने टाइम का ले लेते हैं, टाइम का हमने सेकंड लिया, उन्होंने फिक्स किया। फिर टेम्परेचर का, इसका केल्विन है। फिर इलेक्ट्रिक करंट का, एम्पेयर। फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल। फिर इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कैंडेला। अब देखें, लेंथ का मैस है, लेंथ का मीटर है, मैस का किलोग्राम है, टाइम का सेकंड है, टेम्परेचर का केल्विन है, इलेक्ट्रिक का एम्पेयर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का कैंडेला है। अब दुनिया में हम कहीं भी चले जाएं सिवाय 3 मुल्कों के, एक अमेरिका है, एक लाइबेरिया और एक कोई और मुल्क है जहाँ पर ये यूनिट्स नहीं होते। जो पुराने यूनिट्स थे, इंपीरियल यूनिट्स थे, वो उन्हीं को फॉलो करते हैं। लेकिन उनके अलावा जितने भी दुनिया में ममालिक हैं वो इन्हीं यूनिट्स को, ऐसा यूनिट्स को फॉलो करते हैं। तो अब हम जहाँ भी जाएंगे उन 3 ममालिक को छोड़कर वहाँ पर अगर हम 1 मीटर कहेंगे तो वहाँ यही समझा जाएगा कि 1 मीटर वो होता है जिसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 किलोग्राम वो होता है जिसमें 100 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम होते हैं। इसी तरह सेकेंड्स भी, केल्विन भी,
एम्पेयर भी, मोल भी, कैंडेला भी, हर जगह सेम होगा। ठीक है। अब बच्चे मुझसे सवाल करते हैं, आपके जहन में भी सवाल आ रहा होगा कि यहाँ पर मीटर है, यहाँ पर सेकंड है, यहाँ पर केल्विन है, यहाँ पर एम्पेयर है, यहाँ पर मोल है, यहाँ पर कैंडेला, लेकिन यहाँ पे ये किलोग्राम दो क्यों है? ये इस वजह से है क्योंकि जब उन लोगों ने कॉन्फ्रेंस की ना, तो उन्होंने इस चीज़ को भी मद्देनजर रखा कि कौन सी चीज़ इंसान के एक्सेसिबल है, कि कितने करीब है। अगर मैं कहता हूँ, अगर फॉर एग्जांपल मेरा वजन है 65 किलोग्राम, अगर आप कहते हैं कि इसे करो जी ग्राम में, तो ये बहुत छोटा हो जाता है, 65,000 ग्राम, तो ये काफ़ी बड़ा, यानी कि मैग्नीट्यूड तो बढ़ जाता है लेकिन यूनिट कम हो जाता है। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा ना मुश्किल हो जाता है। इस वजह से उन लोगों ने इसके साथ किलोग्राम लगाया ताकि आम इंसान के समझने में आसानी हो और ताकि वो इससे अप्रोच जल्दी कर सके। इस वजह से इसका जो है मैथ्स का जो यूनिट है वो किलोग्राम है। अब आगे चलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स की तरफ। अब हम डिस्कस करते हैं डिराइव्ड यूनिट्स कि डिराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं। डिराइव्ड यूनिट्स वही होंगे यानी कि जो डिराइव क्वांटिटीज हैं, ठीक है, यानी कि जो बेस क्वांटिटीज को मिलाकर मल्टीप्लाई कर या डिवाइड कर जो क्वांटिटीज हमें मिली हैं उनके यूनिट्स क्या कहलाते हैं? डिराइव्ड यूनिट्स ही कहलाते हैं। द यूनिट्स विच कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर यूनिट्स, इन टर्म्स ऑफ अदर बेस क्वांटिटीज, तो उन्हें हम डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। ये भी मैं हैं तो काफ़ी ज़्यादा, लेकिन कुछ जो बेसिक है ना, जो फिजिक्स में ज़्यादातर यूज़ होते हैं, वो आपके सामने मैं आपको ना बोर्ड पे राइट कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। आगे जितने भी यानी कि चैप्टर्स आएंगे उनमें हम इन्हीं को ही पढ़ेंगे, या फोर्स पढ़ेंगे, या डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, या वर्क पढ़ेंगे, या टॉर्क पढ़ेंगे, या पावर पढ़ेंगे, या प्रेशर पढ़ेंगे, या फिर कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे। कुछ होंगे जो मुख्तलिफ होंगे, लेकिन ज़्यादातर यही होंगे जो साथ में आपको पढ़ाने लगा। पहला आप कर लेते हैं स्पीड, कर लेते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी का अब पहले कोई भी चीज़ है ना, जितनी भी डिराइव्ड क्वांटिटीज, अगर आपको उनका फार्मूला याद है ना, तो आप उसका जो है यूनिट आसानी से निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर अब जो v है ना, इसका फार्मूला होता है d/t। अब d का यूनिट क्या है? मीटर। टाइम का यूनिट क्या हमने पीछे बेस क्वांटिटीज में पढ़ा है? सेकंड। अब ये सेकंड यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसलिए हम इसको लिख देंगे मीटर पर सेकंड। स्पीड का फार्मूला होता है मीटर पर सेकंड। इसी तरह हम एक्सेलरेशन ले लेते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है? इसका हमारा फार्मूला होता है v/t। ये v/t। तो इसका फार्मूला था v/t, यानी कि मीटर पर सेकंड है ना, तो अब ये t भी नीचे है, इसका भी सेकंड का फार्मूला है, इसका भी जो फार्मूला है वो सेकंड ही है, तो ऊपर जाके यह क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड का स्केल। आगे चलते हैं फोर्स। फोर्स का फार्मूला आपको पता है F = ma होता है। व्हाट इज m? दैट इज किलोग्राम। व्हाट इज a? दैट इज एक्सेलरेशन। तो मीटर पर सेकंड का स्केयर आपके पास फोर्स, एक्सेलरेशन और स्पीड का आपको यूनिट याद हो गया है। आपको समझ भी लग गया कि फार्मूले से हम कैसे यूनिट्स को डिराइव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब आगे चलते हैं। वर्क और टॉर्क का जो फार्मूला होता है, यानी कि जो यूनिट होता है वो सेम होता है। वर्क का फार्मूला होता है F.D। F का हमने पीछे फार्मूला लिखा किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ये क्या है? .m। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये mm से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड का स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह अब चलते हैं हम प्रेशर की तरफ। प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स हमने पहले निकाली हुई है किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। एरिया क्या होता है? लेंथ क्रॉस विड्थ। लेंथ भी अब मीटर में होती है, विड्थ भी मीटर में, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा किलोग्राम मीटर। अब 1 मीटर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास
पर मीटर पर सेकंड का स्क्वायर आ गया।